हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। आज हम बात करने वाले हैं इंडियाज नीड कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन, यानी कि भारत के अंदर जो यौन संबंधी एजुकेशन है उसकी आवश्यकता अभी हो पड़ी है। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। क्या इसके फैक्ट हैं, कौन से पॉइंट है जो कि आपको बताते हैं कि ये जो एजुकेशन है वो भारत में स्टार्ट होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ कि ये आर्टिकल हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, न्यूज़ क्या थी और हम इसे पढ़ क्या रहे हैं। अगर मैं इसकी कंटेक्स्ट की बात करूँ, कंटेक्स्ट क्या कहता है, कंटेक्स्ट ये कहता है कि अर्लियर दिस मंथ, यानी कि इस मंथ के अर्लियर यानी कि अगस्त मंथ के स्टार्टिंग दिनों में ही हुआ क्या था कि अ मैन एंड हिज माइनर सन वर अरेस्टेड फॉर द सेक्सुअली अब्यूजिंग अ 5 ईयर ओल्ड गर्ल हु वाज रिलेटेड टू देम ओवर 6 मंथ। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा इंसान जो कि अपने 5 साल के छोटे नाबालिग बच्चे के साथ एक 5 साल की जो लड़की है उसके साथ सेक्सुअल अब्यूजिंग कर रहा था, उसको जो है वो गिरफ्तार किया गया था। और ये जो है वो कब से चल रहा था, ये 6 महीनों से लगातार चल रहा था। तो ये बेसिकली हमारी न्यूज़ थी। इसके वजह से ये जो न्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही थी। तो इसके ऊपर हम पूरा आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लीज़ पूरा वीडियो ध्यान से ज़रूर देखिएगा। कोई भी डाउट होता है, कोई भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी आपकी क्वेरी होती है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेक्सुअल असॉल्ट एंड सेक्सुअल एजुकेशन ये क्या होती है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भारत में अगर हम बात कर रहे हैं कि सेक्सुअल एजुकेशन की आवश्यकता है तो वो क्यों है। तो अगर मैं डाटा की बात करूं, जो हमारा डाटा है वो कौन सा डाटा होता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसको हम एनसीआरबी कहते हैं, इसकी एक डाटा है। वो डाटा हमसे ये कहती है कि 15,863 केसेस वर रिपोर्टेड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट इन 2021 एंड 64% ऑफ देम वर ऑफ द सेक्सुअल असॉल्ट। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि वर्ष 2021 के अंदर जो हमारा प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट है उसके अंतर्गत 51,863 मामले जो हैं वो रिपोर्ट करे गए, यानी कि इतने जो केसेस हैं वो दर्ज करे गए। और इनमें से 64% जो केसेस है ना, वो किसके थे, वो हमारे यौन उत्पीड़न के थे, यानी कि कहीं ना कहीं सेक्सुअल हैरेसमेंट या फिर सेक्सुअल असॉल्ट की जो चीजें थी वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिली जब हम बात करते हैं 51,863 केसेस की। अब ये जो हमारी केसेस हैं वो हमें बताती हैं कि हमें क्या है, भारत के अंदर जो सेक्सुअल एजुकेशन है उसकी नीड अभी हो पड़ी है। हमने एक टर्म यूज किया जिसका नाम होता है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन क्या है, ये हमारा एक कॉमन नाउन है। और कॉमन नाउन क्या होता है, जिसके अंदर से हम मैन एंड वुमेन की जो बात करते हैं, जो मेल एंड फीमेल की बात करते हैं, उसके बारे में हम श्योर नहीं हो सकते। यानी कि क्या है कि जो ये हमारे सेक्सुअल असॉल्ट या फिर सेक्सुअल अब्यूजेस हुई है ना, इनमें हम ये नहीं कह सकते कि केवल फीमेल के साथ हुई है। ऐसे भी यौन उत्पीड़न की घटनाएं देखने को मिली हैं जिसके अंदर हमारे जो मेल पर्सन है, यानी कि जो हमारे मेल चाइल्ड है, वो भी क्या है इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो कहीं ना कहीं ये जो विक्टिम्स है ना, जो हमारे चिल्ड्रंस विक्टिम है, जो कि चिल्ड्रेन है, उनके अंदर हमने देखा कि 51,863 ऐसे मामले थे जिनको दर्ज किया गया था 2021 में। जब हम बात करते हैं द चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट इन 2021 के अंतर्गत, और इसके अंतर्गत हमने देखा कि 64% ऐसे मामले थे जिसके अंदर यौन उत्पीड़न जैसे जो समस्याएं हैं वो हमें देखने को मिली। अब इसके बारे में यूनाइटेड नेशन क्या कहता है, अगर मैं बात करूं सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में, हमारा जो यूनाइटेड नेशन है वो क्या कहता है, वो हमसे ये कहता है कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन इज अ करिकुलम बेस्ड प्रोसेस ऑफ द टीचिंग एंड लर्निंग अबाउट द कॉग्निटिव, इमोशनल, फिजिकल एंड द सोशल एस्पेक्ट ऑफ द सेक्सुअलिटी। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि यूनाइटेड नेशन जो है वो डिफाइन करता है इस सेक्सुअल एजुकेशन को। और वो ये कहता है कि अगर हम क्या करते हैं, एस्पेक्ट ऑफ सेक्सुअलिटी को मद्देनजर रखते हुए उसके सोशल यानी कि सामाजिक, फिजिकल यानी कि उसके भौतिक, उसके इमोशनल, उसके कॉग्निटिव, लर्निंग यानी कि कहीं ना कहीं इनके बारे में अगर हम क्या करते हैं, एस्पेक्ट ऑफ सेक्सुअलिटी को कहीं ना कहीं सिखाते हैं, उसके बारे में लड़कों को पढ़ाते हैं, इस तरीके का करिकुलम अगर हम तैयार करते हैं तो उस चीज को क्या कहा जाएगा, सेक्सुअल एजुकेशन कहा जाएगा। ये डेफिनेशन जो है वो यूनाइटेड नेशन की होती है। तो अभी हमने इसके बारे में इतनी सारी चीजें जानी कि भारत में इसकी न्यूज क्या रही थी, भारत के अंदर कितने केसेस रहे थे, जिसके आधार पर हमने कहा कि जो भारत के अंदर है जो सेक्सुअलिटी एजुकेशन की जो नीड है वो आन पड़ी है। अब हम बात करते हैं कि भारत के अंदर जो एग्जिस्टिंग चैलेंजेस हैं, यानी कि इस एक्ट को लेकर, इस चीज को लेकर के अगर हम बात करते हैं भारत के अंदर सेक्सुअलिटी एजुकेशन को लागू करने की, तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के कुछ भारत के अंदर चैलेंजेस भी हैं। उस चैलेंजेस के अंदर सबसे पहला हमारा चैलेंज आता है ऑस्ट्रिच इफेक्ट। ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग आपने पढ़ा होगा। ऑस्ट्रिच इफेक्ट क्या कहती है, ये हमसे कहती है कि सेवरल स्टेट गवर्नमेंट एंड द सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी कि कई सारे जो ऐसे स्टेट गवर्नमेंट है या फिर सर्टेन
सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज हैं जो कि इंडिया के अंदर हैं, वो क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं इस अप्रोच को जब भी हम बात करते हैं सेक्सुअलिटी एजुकेशन की। यानी कि जो भारत के कई सारे ऐसे राज्य सरकारें हैं या फिर हमारे सोसाइटी के कुछ ऐसे सेक्शंस भी हैं जो भी हम इंडिया के अंदर देखते हैं कि जब हम बात करते हैं सेक्सुअलिटी एजुकेशन की तो उस पर कहीं ना कहीं ये जो ऑस्ट्रिच इफेक्ट है ना, इसका यूज वे लोग करते हैं। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर होता ये है कि कॉग्निटिव बाइस, यानी कि इनके साथ क्या किया जाता है, जब भी हम इस एजुकेशन को लोगों को देने की बात करते हैं, छात्रों के साथ साझा करने की बात करते हैं, तो इसके साथ एक पक्षपात किया जाता है। वो पक्षपात ये होता है कि दैट दे सब्सक्राइब हाउ पीपल ऑफन अवॉइड नेगेटिव इंफॉर्मेशन इज अबाउट द ऑस्ट्रिच इफेक्ट। कहने का मतलब ये है कि इसके बारे में जो इसके नेगेटिव इंफॉर्मेशन है ना, जो जिसको हम बोलते हैं अपने तरफ से नेगेटिव इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं, उसको जो है वो वहां पर डिस्क्राइब नहीं किया जाता, उसको नहीं बताया जाता। और कहीं ना कहीं एक एक पक्ष को छुपा लेना और दूसरे पक्ष को बताना, इसी चीज को क्या कहा जाता है, ऑस्ट्रिच इफेक्ट कहा जाता है। और ये भारत की सरकारें जो हैं, भारत के जो राज्य सरकारें हैं वो भी करती हैं, और सोसाइटी के कुछ सेक्शन जो हैं वो भी ये काम करते हैं। तो भारत के अंदर ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरी अगर हम चैलेंज की बात करें तो हमारा जो दूसरा चैलेंज है वो ये होता है कि ट्रेडिशनल वैल्यू, ट्रेडिशनल यानी कि परंपरागत मूल्य। परंपरागत मूल्य क्या होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं, क्लेमिंग दैट सेक्स एजुकेशन सेक्सुअलाइज चिल्ड्रन। कहने का मतलब ये है कि अगर हम छात्रों को क्या करते हैं, यौन शिक्षा देते हैं, तो कहीं ना कहीं बड़े होकर के वो क्या होंगे, यौन संबंधों की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगे। ऐसा मान्यता जो है वो एक ट्रेडिशनल वैल्यूज है, ट्रेडिशनल मूल्य ये कहते हैं कि अगर हम क्या करते हैं, यौन संबंधित शिक्षाएं देते हैं, तो जो हमारे छात्र होंगे वो भी क्या होंगे, यौन संबंधित एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए काफी ज्यादा एक तरीके से बोल सकते हैं कि मोबिलाइज हो जाएंगे। और ये सारी जो चीजें हैं ना, ये जो ट्रेडिशनल वैल्यू है, ये क्या करती हैं, एग्जिस्टिंग प्रोग्राम आर ईदर नॉट इंप्लीमेंटेड आर विदड्रॉन। यानी कि इसके डर से, यानी कि इसके डर से क्या होता है कि जो हमारे ऐसे प्रोग्राम है जिसके अंदर हम कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन की बात करते हैं, या तो इसे स्कूल के अंदर इंप्लीमेंट नहीं किया जाता, या फिर अगर किसी स्कूल ने इसको इंप्लीमेंट भी कर दिया तो वो क्या कर लेता है, बाद में से विड्रॉ भी कर लेता है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये भी दूसरा चैलेंज के रूप में लिख सकते हैं कि हमारे कुछ ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं, इनके वजह से हम क्या नहीं कर पाते, इस चीज को लागू नहीं कर पाते। अब तीसरा जो हमारा चैलेंज है वो हमारे सामने ये निकल के आता है कि पैट्रियार्की। देखो पैट्रियार्की का मतलब क्या होता है कि भारत की अगर मैं बात करूं ना, तो भारत के अंदर जो हमारे ये समाज है, यानी कि जो हमारी सोसाइटी है, इसका हेड कौन होता है, इसका हेड होता है फादर। यानी कि कहीं ना कहीं जो हमारी सोसाइटी है ना, वो पैट्रियार्कल सोसाइटी है। और इसके वजह से भी हमें कहीं ना कहीं ऐसे चैलेंजेस फेस करने को मिलती हैं। ये चैलेंजेस क्या कहती हैं कि पैट्रियार्कल सोशल स्ट्रक्चर नेगेटिवली अफेक्ट द यंग अडल्ट ऑफ द ऑल जेंडर्स। कहने का मतलब क्या है कि जो पैट्रियार्कल सोसाइटी का स्ट्रक्चर है ना, वो एक निगेटिव, यानी कि एक बोल सकते हो कि बुरी तरीके से हमारे जो युवा हैं, जो कि यंग हो चुके हैं, यंग अडल्ट हैं, उनको कहीं ना कहीं सारे ही जेंडर्स के ऊपर क्या करती है, कहीं ना कहीं बुरी तरीके से प्रभावित करती है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूं तो आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। और इसके अंदर सबसे बड़ा जो रोल है ना, वो मास मीडिया का है। मास मीडिया क्या करती है, मास मीडिया जो ऑफन यानी कि प्रायः वो क्या करती है, जब भी वो कोई चीज लेकर के आती है, वो प्रोपोगेट करती है बाय द पैट्रियार्कल वैल्यूज। यानी कि पैट्रियार्कल वैल्यूज के माध्यम से ही किसी भी चीज को प्रोपोगेट करना, ये हमारे मास मीडिया का काम होता है आज के दिनों में। और ये जो है वो कहीं ना कहीं पैट्रियार्की को काफी ज्यादा प्रमोट करती है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं ना, तो हमारा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कि आप देखिएगा कि जब भी हम कोई बॉलीवुड की मूवी वगैरह देखते हैं, तो उसके अंदर होता क्या है ना, कि जो हमारी हीरोइन होती है वो क्या होती है, कभी भी ज्यादातर फिल्मों में तो ऐसा नहीं होता कि वो लीड रोल में हो। मतलब कि ज्यादातर फिल्मों में जो हमारा मेन हीरो होता है वो लीड रोल में होता है, और जो हीरोइन होती है वो सपोर्टिंग रोल में होती है। यानी कि जो हम बात करते हैं कि पोर्ट्रेइंग वुमेन एज अ सबऑर्डिनेट मैन इन द बॉलीवुड मूवीज, यानी कि बॉलीवुड मूवीज के अंदर जो हमारी वुमेन होती हैं, जो हमारी हीरोइनें होती है, वो हीरो के सबऑर्डिनेट रहती हैं, यानी कि उनके साथ में रहती हैं, ऐसा अपना खुद का कोई काम नहीं करती। तो इस तरीके से जो हमारी सोसाइटी है वो कहीं ना कहीं पैट्रियार्की को फॉलो करती है, और इसके वजह से कहीं ना कहीं ये जो हमारी चीजें हैं ना, उनके अंदर ये हमें चैलेंजेस देखने को मिलती है, और इस तरीके की एजुकेशन को हम प्रमोट नहीं कर पाते। अगर हम बात करें अंडरस्टैंडिंग कंसेंट की, यानी कि समझने की, कहीं ना कहीं सहमति को समझना, ये हमारा इसका मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग कंसेंट। इसके अंदर जो हमारा कंसेंट वर्ड है ना, इसको कहा जाता है कि लिया गया। कंसेंट का मतलब क्या होता है कि सहमति। जैसे अगर मैं बोलूं कि जो हमारी सहमति होती है, जो सरकार सहमत होती है किसी चीज को लेकर के, तो उस चीज को ना कई जो हमारे जानकार है वो बोलते हैं कि ये जो कंसेंट है ना, ये जो सहमति टर्म है, ये दरअसल में भारत का है नहीं, इसको हमने लिया हुआ है, इसको उधार लिया है। कहां से लिया है, द टर्म कंसेंट मे हैव बीन बोरोड फ्रॉम इंग्लिश आर द अदर वेस्टर्न लैंग्वेज। कहने का मतलब ये है कि ये जो टर्म है ना, जिसको हम बोलते हैं कंसेंट, या तो ये हमने इंग्लिश से उधार ले रखा है, या जो हमारे पश्चिमी भाषा है उनसे हमने उधार ले रखा है। इस कंसेंट का मतलब क्या बताया जाता है, कंसेंट
का मतलब होता है कंसेंट इज द परमिशन फॉर समथिंग टू हैपन। देखो कंसेंट का मतलब यानी कि सहमति कब बनती है, सहमति तब बनती है जैसे कि आपको मैं बताऊं, जैसे इसमें कहा गया कि कंसेंट का मतलब होता है कि जब कोई चीज होने वाली होती है उसी चीज की परमिशन दे देना, इसी को क्या बोलते हैं, कंसेंट बोलते हैं, यानी कि सहमति हो जाना। जैसे मैं बोलूं कि अभी जैसे लव मैरिजेस वगैरह होते हैं तो उसके अंदर मान लो जो लड़का है या लड़की है दोनों राजी हैं, दोनों परिवार जो है अब कुछ नहीं कर सकते, तो दोनों क्या कहते हैं, दोनों आपस में कंसेंट कर लेते हैं और उनकी शादी हो जाती है। तो इस चीज को हम कहते हैं कंसेंट। कंसेंट का मतलब क्या होता है, कंसेंट का मतलब होता है कि जब आप कुछ ना कर सकें, जो चीज है वो होने वाली ही है और उसके बेसिस पर आप किसी को परमिशन देते हो, इसका मतलब होता है कि आप उससे सहमत हो गए हो, आप उससे कंसेंट हो गए हो। तो ये बात इसके निकल के आती है जब भी हम बात करते हैं कंसेंट की। अच्छा, ये तो बात थी कंसेंट की। कंसेंट का कंसेप्ट हमने समझा। अब जो इस कंसेंट की बात है ना, इसको सिग्निफिकेंस कैसे मिलता है, इसके बारे में सिग्निफिकेंस यानी कि इसके बारे में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग सेक्सुअल कंसेंट इज इंपॉर्टेंट नॉट ओनली टू लर्न अबाउट द वायलेशन एंड अब्यूज बट ऑल्सो मेंटेनेंस हेल्दी रिलेशनशिप। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम सेक्सुअल कंसेंट को ज्यादातर महत्व देते हैं, उसके बारे में समझते हैं, तो कहीं ना कहीं होगा क्या ना कि हमारी जो हेल्थ है वो भी काफी ज्यादा अच्छी रहेगी और जो हम कानून जो हमारे भारत देश में बनाए गए हैं उसको भी हम वॉयलेट नहीं करेंगे। और कहीं ना कहीं इसलिए हमें क्या करनी चाहिए, इस कंसेंट के ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसके बारे में ये कहा गया कि कंसेंट महत्वपूर्ण क्यों है। कंसेंट महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर हम बात करते हैं भारत के अंदर तो जो हमारा सेक्सुअल कंसेंट है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर हम कंसेंट पे और भी ज्यादा ध्यान देते हैं, इसको और भी ज्यादा महत्व देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारे सरकार ने जो कुछ कानून बनाए हैं उसका वायलेशन नहीं होगा। और अगर हम बात करते हैं तो इसके वजह से हमारी जो रिलेशनशिप है वो काफी ज्यादा अच्छी होगी और काफी हेल्दी रिलेशनशिप हमें देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, द मूवी पिंक इज बेस्ड ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ कंसेंट इन रिलेशन। यानी कि अगर आपने पिंक मूवी देखी होगी तो पिंक मूवी के अंदर क्या हुआ है कि एक कंसेंट के ऊपर यानी कि रिलेशनशिप में कंसेंट कैसे होता है उसके महत्व के बारे में काफी चीजें अच्छी बताई गई है। ये मूवी के अंदर अमिताभ बच्चन जी ने काम भी किया हुआ है। अगर आपने इस मूवी को देखा होगा तो ये जो लाइन है ना वो आप बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट के कंसेंट के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, इसके अंदर हम लिख सकते हैं कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द कंसेशनल रिलेशंस। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे कंसेशनल रिलेशंस हैं उनको किस तरीके से क्रिमिनलाइज किया जा रहा है। तो इसके अंदर मैं बात करूं ना तो अभी क्या हुआ है कि जो हमारी मद्रास की हाई कोर्ट है, जो दिल्ली की हाई कोर्ट है, जो मेघालय की हाई कोर्ट है ना, उसने सरकार से यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीजेआई से पूछा है कि क्या हम जो है ना वो कंसेंट की एज, जैसे अभी आप मान लो कि शादी की जो एज है ना वो कितनी है। पहले तो अगर मैं शादी की एज की बात करूं तो लड़के की शादी की एज है 21 ईयर और लड़की की शादी की एज है 18 ईयर। तो ऐसे ही जो हमारे कंसेंट की कुछ एज है ना उस एज को क्या किया जा रहा है, जो हमारे दिल्ली के, मद्रास के और मेघालय के हाई कोर्ट है ना वो कह रहे हैं कि क्या हम इन कंसेंट के एज को कम नहीं कर सकते क्या। अगर हम इसे कम कर देते हैं तो कहीं ना कहीं जो रिश्ते होंगे उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी, कहीं ना कहीं उनको एक लीगल सपोर्ट प्रोवाइड होगा और कहीं ना कहीं ऐसी चीजें जो कि एक अनलीगल होती है, अनलॉफुली बोल सकते हो कि परफॉर्म करी जाती है, उनको हम कहीं ना कहीं रोक सकते हैं। तो इसकी भी बात करी गई थी, तो इसके ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए, ये इसके महत्व के अंदर हम लिख सकते हैं। फिर अब हम बात करते हैं कि सरकार जो है वो इसके लिए क्या कर रही है। तो सरकार की अगर मैं वेल बींग की बात करूं, वेल बींग एंड डिग्निटी, यानी कि सरकार इसके लिए कौन कौन से कदम उठा रही है ताकि इस तरीके के एजुकेशन को हम प्रमोट कर सके सोसाइटी के अंदर। तो सबसे पहला हमारा स्टेप आता है यूएन पॉपुलेशन फंड, जिसको हम यूएनएफपीए कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, यूएन पॉपुलेशन फंड कहती है ये बात कि द राइट टू कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन इज अ मीन्स टू एम्पावर यंग पीपल टू प्रोटेक्ट देयर हेल्थ, वेल बींग एंड डिग्निटी। कहने का मतलब ये होता है कि अगर हम क्या करें, एक यंग पर्सन को, एक यंग पीपल को क्या करें, कहीं ना कहीं एक कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन के बारे में उसे ज्ञान दे, उसे समझाए। तो कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, उसे इंपावर करेगा, उसे कहीं ना कहीं शक्ति देगा ताकि वो जो इंसान है ना वो काफी ज्यादा हेल्दी रह पाए, उसकी जो हेल्थ है वो काफी अच्छी रह पाए और वे अपने आप को एक वेल बींग एंड डिग्निटी फुल महसूस कर पाए। इस तरीके के प्रोग्राम जो है वो यूएन पॉपुलेशन फंड के द्वारा जो है वो लाए गए हैं, या फिर यूएन पॉपुलेशन फंड ये जो बात है वो करती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यूएन ग्लोबल गाइडेंस, ये क्या कहती है, देखो यूएन ग्लोबल गाइडेंस ये कहती है, ये रिकमेंडेशन देती है, क्या कहती है, ये रिकमेंड करती है कि स्टार्टिंग कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन फ्रॉम द एज ऑफ 5 अलॉन्ग विद द फॉर्मल एजुकेशन। जैसे आजकल हम बात करें ना तो अगर लड़के की उम्र 5 साल हो गई है तो यूएन ग्लोबल गाइडेंस ये कहता है कि लड़के को क्या करनी चाहिए, इनकी कोई भी ऐसा छात्र या छात्रा जो भी
5 साल की हो गई है ना, उसको इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। उसके पाठ्यक्रम के अंदर ये कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन के बारे में चीजें लिखी जानी चाहिए, ताकि वो भी पढ़े और पढ़ के वो समझदार हो सके। तो ये रिकमेंडेशन किसने दी है? ये दी है यूएन ग्लोबल गाइडेंस ने। इसके अलावा हमारी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या कहती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम WHO बोलते हैं, ये कहती है कि बेटर इन्फॉर्म्ड यंग पीपल विल बी मोर लाइकली टू इंगेज इन अ सेक्सुअल एक्टिविटी लेटर। कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये कंसर्न जाहिर करती है कि अगर हम क्या करते हैं, एक ऐसे यंग पीपल को जिसको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन हो जाती है इन सब चीजों की, यौवन जानकारी के बारे में, यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में, वो बाद में हो सकता है कि वो सेक्सुअल एक्टिविटी में और भी ज्यादा इंलग्न रहने लगे और भी ज्यादा उसके अंदर वो क्या करने लगे, इंगेज करने लगे। इसके अलावा इसके अंदर कहा गया है कि नीड टू इम्पार्ट कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअल एजुकेशन टू पेरेंट एंड केयर गिवर्स। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे WHO है वो कहती है कि कहीं ना कहीं हमें तो छात्रों को ये चीज देनी ही चाहिए, ये तो ठीक ही है, लेकिन इसके अलावा जो हमारे पेरेंट है, जो हमारे माता पिता है, या फिर जो भी हमारे बच्चों का ध्यान रखते हैं, जो केयर गिवर्स होते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं इसकी शिक्षा देनी चाहिए, ताकि वो भी क्या कर सके, इन सारी चीजों से बच्चों को बचा के रख सके, या फिर इनके बारे में और भी ज्यादा ज्ञान में उन्हें दे सके। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो और भी कौन कौन से स्टेप उठाए गए गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसके अंदर हम देख सकते हैं स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड training informed the Kerala High Court of the awareness about the POSCO would be included in the curriculum 2024 to 2025। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जो हमारी पॉक्सो एक्ट है, पॉक्सो एक्ट क्या होती है? ये बच्चों के सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए होती है। जैसे अगर मान लो आप किसी बच्चे से काम कराते हो, उसकी एज भी नहीं हुई, तो भी ये पॉक्सो एक्ट क्या करता है? उस बच्चे की रक्षा करता है। यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा जो माइनर है जिसको काम नहीं करना चाहिए, आप उसे जबरदस्ती काम करा रहे हो ना, तो उस चीज को कहीं ना कहीं सुरक्षा करने का जो काम होता है वो ये पॉक्सो एक्ट के अंदर होता है। और जो हमारे केरला की हाई कोर्ट है, उसने कहा है कि जो भी उनका करिकुलम होगा, जो भी उनका पाठ्यक्रम होगा आने वाले 2024 और 2025 के अंदर, उसके अंदर ये जो पॉक्सो एक्ट है वो डाला जाएगा, ताकि जो बच्चे हैं वो इसके बारे में पढ़ सके, वो लोगों को मना कर सके। जब क्योंकि आज बच्चे हैं, कल वो भी बड़े होंगे, तो कहीं ना कहीं उन्हें ये चीजों का ज्ञान हो, उन्हें पता हो। और कहीं ना कहीं अगर कोई बच्चा उनको दिख जाए जो कि बेगार कर रहा है, यानी कि बिना पैसे के मजदूरी कर रहा है, या फिर उसकी एज नहीं हुई, वो काम कर रहा है, तो इस चीज को वो अवॉइड कर सके, इस चीज को वो बचा सके। तो इस चीज को ना केरला हाई कोर्ट ने कहा कि हम अपने पाठ्यक्रम के अंदर शामिल करेंगे 2024 से 2025 के अंदर। अकॉर्डिंग टू यूनेस्को 2021 ग्लोबल स्टार्टअप रिपोर्ट, यानी कि जो हमारे ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट है जो कि 2021 की है, यूनेस्को ने जिसे जाहिर करी है, उसके अंदर यह बताया जाता है कि ऑन द जर्नी टुवर्ड कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द टीचर इज अ क्रिटिकल। यानी कि टीचर्स के अंदर क्या होना चाहिए, जो हमारे जो टीचर्स है ना, वो स्कूल के अंदर क्या करें, कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन के जो बिल्डिंग है इसको और भी ज्यादा मजबूत करें, और इसको और भी ज्यादा क्या करें, प्रोवाइड करें, और अच्छे वे में कहीं ना कहीं प्रस्तुत करें, ताकि बच्चे जो इसे समझ सके। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक उड़ान प्रोग्राम जो है वो भी गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ये उड़ान प्रोग्राम क्या कहती है, तो एनजीओ फ्रॉम द झारखंड गवर्नमेंट मिनिस्टर्ड इनटू द एजुकेशनल डिपार्टमेंट एज अ मॉडल ऑफ द कमिटमेंट टू द स्केल अप ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन। यानी कि एक एनजीओ है जो कि झारखंड की है, उसने बेसिकली ये मांग करी गई थी, और उसने इसको क्या किया, मेन स्ट्रीम किया कि इसको जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर से इसको क्या किया जाए, कॉम्प्रिहेंसिवली सेक्सुअलिटी एजुकेशन को कहीं ना कहीं सिलेबस के अंदर डाला जाए, लोगों को पढ़ाया जाए। तो ये भी हमारी एक क्या है, पूछ लिया जाएगा कि उड़ान प्रोग्राम क्या है। तो ये हमारे झारखंड के द्वारा स्टार्ट की गई एक पहल है, जो कि क्या करती है, सेक्सुअलिटी एजुकेशन की बात करती है। अगर हम बात करें इन सारी चीजों को पढ़ने के बाद एक कंक्लूजन के रूप में हम क्या लिख सकते हैं, कंक्लूजन के रूप में बेसिकली हम लिख सकते हैं कि इन इंडिया, यानी कि भारत के अंदर, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेक्सुअलिटी एजुकेशन इज वेस्टेड इन द स्टेट गवर्नमेंट। कहने का मतलब क्या है कि भारत के अंदर इस तरीके की जो शिक्षा है ना, वो किसके हाथ में है, इस तरीके की शिक्षा को देना, इस तरीके की शिक्षा को प्रोवाइड करना हमारे स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होती है। स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकारों के हाथ में ऐसी शक्ति है कि वो इस तरीके के एजुकेशन को क्या कर सकती हैं, दे सकती हैं। ईच स्टेट हैज द फ्रीडम टू डेवलप क्रिएटिव करिकुलम विद इन द फ्रेमवर्क सजेस्टेड बाय द यूएनएफए। कहने का मतलब ये है कि अभी हम बात कर रहे हैं स्टेट की ना, तो प्रत्येक स्टेट की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो स्वतंत्रता पूर्वक क्या करें, अपना जो करिकुलम है, जो कि वो पाठ्यक्रम के रूप में लड़कों को पढ़ाती हैं, उसका तैयार करें, कहीं ना कहीं एक नया करिकुलम जो है वो डेवलप करें, और उसके अंदर जो यूएनएफए यानी कि यूनाइटेड नेशन ने जो भी चीजें बताई हैं, जो भी चीजें उसने कही हैं, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने, उस चीज को ध्यान में रखते हुए, वो अपनी सजेशन को ध्यान में रखते हुए, उनके सजेशन को ध्यान में रखते हुए एक ऐसे करिकुलम को बनाए, एक ऐसे पाठ्यक्रम को बनाए जिसको वो अपने सिलेबस के अंदर
क्या करे, इंटर्न कर सके, उसको वो डाल सके। इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज टाइम दे डिड सो, यानी कि अभी समय वो आ चुका है जबकि हमें ये सारी चीजें करनी चाहिए, या फिर इसको हम करते हुए देख सकते हैं, तो अभी ये समय जो है ना वो आ चुका है, इसकी बात करी गई है। तो आई होप कि पूरा आर्टिकल जो है आपको समझ में आया होगा। इसके अंदर हमने बड़ी ही डिटेल्स में बात करी है सारी ही चीजों के बारे में। कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है, आप पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।